अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान के सदर के खत और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जवाब, यूएई जो है वो पहुंच चुका है जनाब अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान इधर उधर भाग रहा है बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में, लेकिन मसाइल क्या हो सकते हैं वो बताइए। कल तक जंग खत्म होनी थी, आज जंग खत्म नहीं हो रही। ये सब चीजें क्या हैं, इसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पर कैसे पड़ेगा? सबसे पहली बुरी खबर ये जो अभी तक सुनाई दे रही है वो ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। कितना इजाफा हो सकता है ये खबर भी दी गई है और आईएमएफ भी हरकत में आ चुका है। हराम सब्सिडी हलाल सब्सिडी का फर्क तो हमने देख ही लिया था। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया के सबसे अजीम आदमी हुज़ैफा रहमान साहब कोई हैं एक, जिनको शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ खिदमात की बिना पर अपना मुशीर मुकर्रर कर रखा है। उन्होंने फरमाया है कुछ कि नवाज शरीफ टिप कितनी दिया करते थे, चोई साहब वो बताएंगे आपको। तो लेकिन सबसे पहले जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, यहां से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल खिताब किया ओवल ऑफिस में। कहना क्या था उनका? कहना था कि दुनिया के वो ममालिक जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से तेल लेते हैं वो ही उसका ख्याल करें। उन्होंने कहा जी जो ऑयल लेते हैं वो प्रोटेक्ट करने में लीड लें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने एलाइज का मिडल ईस्ट में इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं इनको नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि इफ देयर इज नो डील वी आर गोइंग टू हिट ईच एंड एवरी वन ऑफ देयर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स वेरी हार्ड एंड प्रोबेबली साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही वक्त में ईरान को तुन कर रख देंगे। दूसरी तरफ यूएई जो है यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया और कहा है कि अप्रूव करें अर्जेंट एक्शंस इंक्लूडिंग पॉसिबल मिलिट्री फोर्स टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हरमूज। लेकिन दूसरी जानिब ईरान के प्रेसिडेंट ने एक ओपन लेटर लिखा है अब जो अमरीकी अवाम है उनके लिए। उन्होंने कहा जी ईरान का आप लोगों के साथ किसी भी दुनिया के मुल्क के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। यूएस एक्शन जो है वो एग्रेशन है वो सिविलियंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हो जाए। ईरान ने जो किया है वो ईरान का जवाब है और वो करता रहेगा लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस के तहत। डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील वॉज मेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। ठीक है कि हमने जब डील कर ली थी तो ईरान नहीं अमेरिका भागा है, और कि अगर आपने लड़ाई हमसे करनी है तो ये पहले से ज़्यादा आपको भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा और फ्यूटाइल यानी कि आपको मायूसी साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा है जनाब द चॉइस बिटवीन कन्फ्रंटेशन एंड एंगेजमेंट इज बोथ रियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल। थ्रू आउट इट्स मिलेनिया ऑफ प्राउड हिस्ट्री ईरान हैज आउट लास्टेड मैनी अग्रेसर्स। उन्होंने कहा है कि जी बातचीत करनी है या लड़ाई करनी है, ये बिल्कुल दोनों असली हकायक चॉइसेस आपके सामने मौजूद है और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो कह रहे हैं जी ईरान सदियों से उसकी तारीख है यहाँ पर और ईरान ने बहुत सारे जो हमला आवरों को है आउटलास्ट किए है। ईरान हैज़ बीन हेयर फॉर लॉन्गर टाइम देन अमेरिका। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब हैं उनका पहले उन्होंने कहा जी जंग तो जारी रहेगी, ऑपरेशन चल रहा है, 1 महीना हो गया तो नेवी एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। अमरीकी अवाम को बताया कि 4 हफ्तों में हमने फैसला को हमले कर दिए और 2 से 3 हफ्ते में हासिल करेंगे, लेकिन जंग जारी रहेगी। अब जो इसमें सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि अमेरिका कह रहा है हम उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। जब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे तो ईरान का पहला रिस्पांस क्या होगा? ईरान का पहला रिस्पांस होगा सबसे पहले यूएई के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा, इजराइल के को किया जाएगा, कुवैत, कतर और सबसे इंपॉर्टेंटली सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को जब टारगेट किया जाएगा तो हमारे लिए मसला है। हमारे लिए मसला क्या है? हमारे लिए मसला ये है कि जनाब हमारी पीस डील है। सऊदी अरेबिया ने अगर तंग आकर एक दिन कहा कि हमने ईरान पर वापस हमला करना है, अगर वो गुस्सा कर ही गए, अगर वो गैरत खा गए, उन्होंने कहा तुन के रख देंगे, तो उसके बाद जो होगा वो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद होगा जनाब ये कि एक तरफ सऊदी अरेबिया हमें कहेगा ईरान पे हमला करो भाई जनाब, हमला होने वाला, डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमारे मसाइल अलहदा हैं, तो इन सारे मसलों में घिरी हुई रेखा किधर जाएगी? मुझे ये नहीं समझ आ रही।
और इस सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आ रहा है वैसे ऑलरेडी का, जो मेरे जैसे पाकिस्तानियों की, आप लोगों की ज़िंदगी जो पहले से ही मुश्किल है, बना रखी है। चाचू शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम तर दयानतदारी से हमें जलील कर रखा है। इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये आएगा हजूर वाला कि तेल की कीमतें हुकूमत ने अब IMF को, मैं बल्कि ये आपको पढ़ के एग्जैक्ट पढ़ के सुनाना हमेशा ज़्यादा बेहतर होता है हजूर वाला, तो एक ही हो गया यार, कुछ भी हो सकता है, बंदा अन्ना नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं बड़ी मज़ेदार गल दसूँ, अरशद साहब की डेथ के बाद कुछ इम्पैक्ट हुआ था मुझे, जिसके बाद ये मेरी नज़र कमज़ोर होना शुरू हुई थी, मुझे नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई थी थोड़ी सी, मुझे पहले समझ नहीं आती थी, सर में दर्द बहुत ज़्यादा और धुंधला धुंधला, किसी टाइम पे क्लियर धुंधला क्लियर धुंधला, ऐसे ज़्यादा कमज़ोर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक अन्ना हूँ मैं। तो मैं एक दिन तंग आकर डॉक्टर के पास चला गया कि डॉक्टर साहब आई एम गेटिंग वेरी ब्लाइंड। डॉक्टर ने मेरी दूर की नज़र चेक की और उसने कहा तू तो दूर से चांद को भी देख सकता है। फिर उसने मेरी करीब की नज़र चेक की, उसने कहा यार थोड़ी सी मामूली सी रीडिंग ग्लासेस की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब। तो उन्होंने मुझे 1 नंबर की ऐनक लगा दी, उन्होंने कहा 0.75 या 0.5 भी बन सकती लेकिन 1 ला लो तुम, क्योंकि होर होनी है। मैं क्या ओके डॉक्टर साहब 1 ला लेती। अच्छा वो ऐनक मैंने पसंद नहीं आई। थोड़े दिन बाद मैं क्या जी, 1 ऐनक गाड़ी में होनी चाहिए, 1 ऐनक घर पे होनी चाहिए, 1 ऐनक बैग में होनी चाहिए हर टाइम। तो मैंने 3 ऐनकें बनवानी थी। तो 2 ऐनकें मैंने खरीदी 250-250 रुपये वाली, आपको पता होना चाहिए 250 रुपये की चाइना की बनी बनाई आ जाती। 1 ऐनक मैंने बनवाई 5000 रुपये की, जो कि मैं नॉर्मली कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ तो वो लगाता हूँ। तो साथ मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब ये लेज़र कब करा लूँ मैं इसका। तो डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ ऐसे देखा, फिर उन्होंने मुझे कहा जनाब नज़दीक की नज़र का लेज़र नहीं होता। मैंने कहा है? तो फिर उन्होंने मुझे मिसालों से समझाया। उन्होंने कहा आपने देखा वो इमरान खान को कागज़ देता है वो ऐसे ऐसे करके ऐनक निकालता है, नवाज शरीफ ऐसे करके, तो आपको वो वाली ऐनक लगी जो दादा वो इधर रख के ऊपर से नहीं आकर ऐसे करके देखते। तो फिर उसके बाद से अब वो ऐनक उतारना चढ़ाना भी बड़ा ही हैसल होता है, और ख़ासतौर पर मोबाइल शोबाइल जो है ना जनाबे वाला, ये बड़ा तंग करते हैं। ये अब क्योंकि आसान चीज़ है, मैं नोट्स बनाने की खातिर इसमें टाइप कर सकता हूँ तो मैं इसमें रख लेता हूँ, लेकिन वो भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरा ख्याल है वो फोल्डिंग वाला फ़ोन लूँगा एक, बस मैंने फैसला कर लिया, पैसे इकट्ठे करेंगे हम और इसी महीने किसी भी दिन अचानक ही फोल्डिंग वाला फ़ोन ले के परा मारेंगे। अच्छा यार, तो जनाबे वाला मैंने जिस काम के लिए फ़ोन उठाए थे चवल बंदा देखे ज़िंदगी में, फ़ी लीटर 100 रुपये इजाफे का खदशा मौजूद है। खदशा क्या है जनाब कि IMF को कहा गया कि तेल की कीमतों का बोझ अब हम सार्फिन पे मुंतकिल करने लगे हैं। शहबाज शरीफ हमें बता रहे थे हमने नहीं किया, हम ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े अच्छे लगे, पहले इन्होंने कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने कहा है कि जी अब हम वो करेंगे, टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी क्या होगी जनाबे वाला, रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों, वो मोटरसाइकिल वाले, वो रिक्शे वाले जो जिनके नाम पे मोटरसाइकिल होगा, वो एक ऐप डाउनलोड करेंगे जो आपके NITB ने बनाई है। उस ऐप में अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, आपको फ्यूल का एक कोटा मुकर्रर होगा जो कि है 20 लीटर महाना। आप जब पेट्रोल पंप पे जाएंगे, आप खोलेंगे ऐप, टिक 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 करके उसको दिखाएंगे, वो देखेगा, वो कहेगा व्हाट इज़ दिस ब्रो, आप कहेंगे दिस इज़ माई कोटा, तो वो आपको उतना मोटरसाइकिल तुन देगा। नॉर्मली मोटरसाइकिल की टंकी में, होंडा 125 की टंकी में 11 लीटर पेट्रोल आता है, 2 लीटर रिजर्व में होता है, या 1 लीटर 1 लीटर डलता है, तो आप 2 दफ़ा पेट्रोल ये महीने में डलवा सकेंगे। तो ये होने जा रहा है जनाब डीजल में 200 रुपये फ़ी लीटर का। तो अब देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है कालिया। दूसरी तरफ हुज़ैफ़ा रहमान साहब एक वज़ीर हैं, हुकूमती अजीम वज़ीर हैं, उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ जब इलेक्शन से पहले वो कैंपेन कर रहे थे हेलीकॉप्टर में, तो वो जनाब उनको 20,000 पायलटों को टिप दे देते थे। अब ये 9 पायलट्स थे, उनके जो डेटा निकला है 9 पायलट्स यानी वो खर्च किया, तो 9 दौरे किए, तो ये 70 लाख 80 लाख रुपया बनता है। टोटल टिप जो बनती है जो नवाज शरीफ ने दी थी जनाबे वाला, वो थी तो 6.5 करोड़ रुपया। और इसी साल नवाज शरीफ के कागजात ज़िंदगी के मुताबिक नवाज शरीफ के कुल असासे उस टाइम पे 15 करोड़ 50 लाख रुपए के थे, जिसमें घर, ऐसी ज़मीन और गाड़ियाँ भी शामिल थी। तो हुज़ैफ़ा साहब मुझे ये बताएं कि असासे इतना डिक्लेयर किए, 6 करोड़ टिप कैसे दे दी। और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग ये खर्च नहीं करते, इस तरह की टिप्पें नहीं दिया करते, नॉर्मली इनके पास कैश नहीं पड़ा होता। ये आप सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं तो उन्होंने इधर हाथ डाला, या नेफे में हाथ डालने के बड़े शौकीन होते हैं, याद तो नहीं आते, बाहर कटे थे और डॉलर सी, हालांकि पायलट कुछ और ही समझ ले ऐसी कि नवाज शरीफ साहब की कटन लगे। तो ऐसे ना किया करें। देखें मुझे ये मालूम है
कि हमारे लीडरान को चापलूसी बहुत पसंद है, कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट के लीडरान को भी, सियासी लीडरान को भी चापलूसी पसंद है सबको। मेरा ख्याल है इमरान खान की वो वाहिद कैबिनेट थी जहाँ पर कोई बहस हो रही थी, यहाँ पर दूसरे में बहस की गुंजाइश तक नहीं है। मियाँ साहब तो बिल्कुल ही, मैंने अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ, मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ कि मियाँ साहब बैठने आ रहे थे 2013 में जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, तो एक कुर्सी थी उस पर पीछे वो तकिया सा नहीं जो सोफ़ों के पीछे वो लगा देते एक्स्ट्रा एक बिला वजह, वो सीधे मियाँ साहब आ रहे थे, एक बंदे ने वो थपथपा के उसको गोलू सा करके रखा कि मियाँ साहब हुन बैठो तुसी। और मियाँ साहब जब भी मुलाकात करते हैं तो हर बंदा मियाँ साहब का जो अजीबोगरीब से वो मफरल टाइयाँ लगाई होती है मियाँ साहब ने, या जो कपड़े पहने होते हैं, स्कार्फ लिए होते हैं, उनकी तारीफ़ ज़रूर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है इस तरह करते हुए। मियाँ साहब बड़ा चंगा पाया। और हमने एक इंटरव्यू किया था मियाँ साहब का 2007 में, मैं प्रोड्यूसर था उस इंटरव्यू का, तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, तो मियाँ साहब ने इंटरव्यू शुरू होने से पहले एंकर को कहा था, मेरा स्कार्फ देख रहे हैं आप कैसा है, ठीक आएगा यार टीवी पे, ऐसे मेरी तरफ देख के कहा था। पहली बार पहना मैंने आज, मैंने कहा सब बर्बरी का स्कार्फ, तो मैंने कहा ओए होए होए होए, इतने आप हसीन लग रही हैं, सारी बच्चियाँ आप ही पर फिदा है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।